नमस्कार। आरएस राजस्थानी हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी चल रही है, इसमें आज की पुरातात्विक सभ्यता है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी के बारे में भी जानते हैं। जी हाँ, मैं किंशक शर्मा एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कालीबंगा का। बिल्कुल सही समझा है आप लोगों ने। कालीबंगा को हम सिंपल इस रूप में नहीं जान सकते हैं, सिंपल इस रूप में नहीं समझ सकते कि कालीबंगा सिर्फ एक हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी है या दीनहीन बस्ती है। कई विविध पक्ष हैं, क्योंकि 3 स्तर पर कालीबंगा को हमें पढ़ना होता है। हड़प्पा का पूर्व, जिसे आप कृषक स्तर कहते हैं, कृषक अर्थव्यवस्था का स्तर। हड़प्पा का समकालीन, जिसको आप नगरीय सभ्यता का स्तर, कांस्य युगीन सभ्यता स्तर कहते हैं। एंड लेटर हड़प्पन जो फेज है विच इज कैल्कोलिथिक और चैल्कोलिथिक। जो पहला वाला जो स्तर है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का, वो भी चैल्कोलिथिक है, वो भी ताम्रपाषाणिक है। तो एक नए रूप में कालीबंगा को समझने का प्रयास करिए, पढ़िए इस ढंग से कि एग्जाम में जब कालीबंगा के प्रश्न आए तो आपको हिट करने में सुविधा रहे। आइएगा, बात करते हैं अपन आज की जो हमारी टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता को। लीजिएगा, कालीबंगा, क्योंकि बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, बैंगल्स जिसको अपन कहते हैं। काली मिट्टी की यहाँ पर उत्खनन के दौरान चूंकि मजदूरों को चूड़ियां प्राप्त हुई, तो वैसे तो इंग्लिश में आप बैंगल्स कहते हैं। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट जिनके निर्देशन में कार्य होता है वो बोले ब्लैक बैंगल्स, लेकिन मजदूर लोग चूंकि पंजाब से अड़ता हुआ एरिया है, बंगा को चूड़ियां भी कहा जाता है। काली मिट्टी की प्राप्त हुई इसलिए इसको बोला गया। जो नामकरण जिसका हुआ वो हुआ काली बंगा, अर्थात चूंकि यहाँ से काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई। याद रखिएगा, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई, इसीलिए आपने इस पुरातात्विक सभ्यता स्थल को कालीबंगा के रूप में भी जाना है। वर्तमान में जिस जिले में ये सभ्यता अवस्थित है वो जिला है, याद रखिएगा, हनुमानगढ़। और जिस नदी किनारे ये सभ्यता पल्लवित हुई वर्तमान में वो घग्गर है। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, घग्गर असल में प्राचीन दृश्यद्वती या सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप है। सरस्वती डिसअपियर आप कह सकते हो, अंडरग्राउंड इस समय इसका फ्लो है सरस्वती का। और सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा कई नामों से पुकारा गया है ऋग्वेद में। क्लियर है? तो मैं घग्गर की थोड़ी सी बात कर दूं आप लोगों के सामने, तो आपके सिर्फ जानकारी के लिए मैं बतला रहा हूं कि सरस्वती, या जिसको हम कहते हैं दृश्यवती नदी, क्योंकि आप इस बात से भी आइडिया लगाइएगा सरस्वती का कितना महत्व है। कई पुरातत्वविदों ने तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड डेंस्ड जो एरिया हैं, जो सघन पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, वो सिंधु से सरस्वती के बीच वाले एरिया में पाए गए हैं। और आप यूं भी कह लीजिए कि प्रथम 2 उत्खनित जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसको स्टुअर्ट पिगट के द्वारा जुड़वा साम्राज्य या एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बोला गया है, और तृतीय राजधानी के रूप में कालीबंगा फेमस रहा है। ठीक है, तो सरस्वती नदी को बोला गया है नदी तमा, देवी तमा, नदी तमा एवं देवी तमा। अच्छा, इस बात को भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे जिसको आप, चूंकि यह सरस्वती का उपजाऊ एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर स्वाभाविक फर्टाइल लैंड काफी रही होगी। तो ऋग्वेद में जिस शब्द का मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, एक शब्द का प्रयोग होता है बहुधान्य कटक। अब बहुधान्य कटक जो शब्द है, पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करें। बहुधान्य कटक शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है कहां पर? ऋग्वेद में। अब बहुधान्य कटक शब्द से क्या तात्पर्य अपना निकल रहा है? वो प्रदेश जहां पर बहुधान यानी कि धान की, अन्न की बहुलता प्राप्त हो रही है कृषि के जरिए। क्योंकि इरिगेशन किसके द्वारा हो रहा है? सरस्वती का पवित्र जल के द्वारा, उस नदी के जल के द्वारा।
पूरा एरिया, जिसको आप हनुमानगढ़ बीकानेर वाला एरिया कह सकते हैं, ये पूरा फर्टाइल है। किसके द्वारा? इरिगेशन हो रहा है जल के द्वारा, जो जल है सरस्वती का। तो ऋग्वेद में जो बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग हो रहा है, निश्चित तौर पर ये उस जमाने में जो हड़प्पाई सभ्यता स्थल था कालीबंगा, उसके लिए किया गया है। क्योंकि जो सरस्वती नदी है, इसी के किनारे ऋग्वेदिक आर्यों ने कई ऋचाओं का सृजन, जो उन्हें देवीय ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो भी किया। और यहीं पर आपने कृषि कार्य भी, और यहीं पर कालीबंगा, जिसको आप हड़प्पाई सभ्यता की तृतीय राजधानी के रूप में जानते हैं, वो भी होता है। यदि हम इस सभ्यता की अवधि की बात आपके सामने लेकर आए कि ये सभ्यता कितनी पुरानी रही होगी, इसका एक बार यहाँ तक का आप आराम से हट जाता हूं मैं, यहाँ तक के मैटर का आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यदि हम इसकी अवधि की बात करें, उससे पहले आपको 2-3 बातें समझनी होंगी। कालीबंगा उन प्रमुख सभ्यता स्थलों में से है। मैं मोटे तौर पर यदि कार्बन डेटिंग प्रणाली की बात करूं C14 की, तो प्लस माइनस आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर, कारण कि कुछ वर्ष ऊपर नीचे अभी जो नए एक्सकवेशंस हो रहे हैं। 2800 ईसा पूर्व से आप इसको मानकर चलिएगा, ठीक है, और लगभग आप 1750-1850 तक आ सकते हैं। तो देर आर 3 फेजेज, संपूर्ण जो ड्यूरेशन है हड़प्पाई सभ्यता का। एक जो फेज पाया जा रहा है वो है अर्ली फेज, ठीक है। एक जो फेज पाया जा रहा है वो है हड़प्पन फेज, और एक जो फेज पुनः पाया जा रहा है वो है लेटर हड़प्पन। तो अर्ली फेज, या जिसको आप कहते हैं प्री हड़प्पन साइट, यानी कि हड़प्पा के पहले का दौर, जो आप जिसको आप चैल्कोलिथिक कहते हैं, और हड़प्पा के बाद का दौर भी चैल्कोलिथिक है। तो दोनों दौर तो हड़प्पाई जो अवस्था है कालीबंगा की, वो बेसिकली आता है ब्रोंज। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग किया था। तो आपका जो हड़प्पा के पहले का दौर हो गया वो है ताम्र पाषाणिक, यानी कि चैल्कोलिथिक, और जो लेटर हड़प्पन है वो भी आपके आता है चैल्कोलिथिक, यानी कि ताम्र पाषाणिक। अब जो ये दोनों दौर हैं, हड़प्पा के पहले का और हड़प्पा के बाद का, ये ग्रामीण कृषक अर्थव्यवस्था वाले दौर हैं। ये बात भी याद रखिएगा, रूरल एग्रीकल्चरल फेज हैं। लेकिन यदि मैं ब्रोंज की बात करूं, तो ये जो इकोनॉमी है, ये फेज है आपका अर्बन ट्रेड फेज। ये नगरीय, शहरी, नगरीय और व्यापार वाणिज्य अर्थव्यवस्था वाला फेज है। तो कालीबंगा को आप साधारण यूं नहीं पढ़ सकते जैसा कि आप विभिन्न वेरियस गाइड्स में या नोट्स में आप लोग देखते हैं। और आप देखिएगा कितना आप एक्सप्लोर करने आप जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर 2800 से लेकर 2500 तक का जो एरिया जो फेज है वो अर्ली में जाता है, ऊपर नीचे हो जाएगा। और 2500 से लेकर 2250-2200 तक का जो दौर है वो आप 2400, मतलब आप मानकर चलिए 700-800 से भी थोड़ा सा ऊपर तक का, वो प्योर अर्बन, जिसको आप कहते हैं हड़प्पा का नगरीय, क्योंकि 6 प्रमुख नगरों में हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा भी एक है। उसके बाद जब हड़प्पा का पतन होता है, निवासी रहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो फिर पुनः ताम्रपाषाणिक, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बतला रहा हूँ, ताम्रपाषाणिक, और फिर वो रूरल जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि साहब ब्रोंज क्यों गायब हो गया। अब इस सारी बात को समझना, क्योंकि जब तक आप इन बातों पे फोकस नहीं करोगे माय डियर्स, आपके लिए आरएस जो मेंस का एग्जामिनेशन से वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है मामला। आप यदि डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो जी, किसने खोज करी क्या करी। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इफ यू आर सिंसियर, यदि आपको एक गंभीर विश्लेषणात्मक कक्षाएं चाहिए, तब तो आप इस चैनल पर जुड़िए, पढ़िए, आगे इसको फॉरवर्ड करिए। नहीं तो आप स्किप करिए, कारण कि फिर मैं आपके काम का नहीं हूं, मेरी टीचिंग आपके लायक नहीं, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे। कैसे? एक प्रश्न उठता है और उस बात का कोशिश करना जवाब खोजने का, वरना तो मैं दूंगा इसे, कि जब हड़प्पा सभ्यता प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता है,
तो ये बात तो समझ में आती है कि साहब अर्ली जो हड़प्पन फेज है वहां तो चलो कांसा नहीं है, लेकिन लेटर जो हड़प्पन फेज है जिसको आप लेटर हड़प्पन फेज, उत्तर हड़प्पा स्तर, या जिसको आप चैल्कोलिथिक कहते हो, यहां से ब्रॉन्ज क्यों गायब हो गया? ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब हड़प्पा या कालीबंगा पूरी तौर पर कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में आती है, प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में आती है, तो चाहे कालीबंगा हो या अन्य हड़प्पाई नगर हो, यहां पर टिन की वस्तुएं, माफ करना, कांस्य वस्तुएं कम क्यों पाई है, बहुत रेयर क्यों मिल रही हैं, ज्यादातर वस्तुएं ताम्र ही क्यों मिल रही हैं? तो दो मेरे प्रश्न हैं कि प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा या हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा का ही दौर है, लेकिन कांसा फिर भी कम क्यों पाया गया, और जो लेटर हड़प्पन फेज है इसमें कांसा गायब क्यों हो गया? दो बातों से ये बात निकलेगी। मैंने कहा द सेकंड फेज विच इज हड़प्पन अर्बन फेज, इजंट इट, 2500 ईसा पूर्व के आसपास जो आ रहा है, इसकी जो इकोनॉमी है वो ट्रेड और कॉमर्स पर टिकी हुई है, व्यापार और वाणिज्य पर। तो जब यहाँ के निवासी व्यापार वाणिज्य के लिए दूर दराज के एरिया में जा रहे हैं, लाइक अफगानिस्तान, वहां से वो इंपोर्ट कर रहे हैं टिन नामक धातु को, और इस व्यापार वाणिज्य का सबसे बड़ा जो एक परिणाम सामने आ रहा है, तो जितना ट्रेड कॉमर्स होगा तो जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप होंगे, कन्वर्ट होंगे अर्बन एरियाज में, तो आपका शहरीकरण, नगरीकरण बहुत बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन जब ट्रेड और कॉमर्स घट जाएगा तो अर्बनाइजेशन भी खत्म होगा। अफगानिस्तान से टिन लाया जा रहा है, एंड टिन इज अ वेरी रेयर मेटल। टिन पहली बात तो भारत में लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जा रहा है और उसे मिक्स किया जा रहा है भारत में जो बहुलता से जो एक धातु पाई जा रही है, विच इज कॉपर, ताम्र। तो टिन को तांबे में मिलाकर फिर कांस्य युगीन धातु बनाई जा रही है। तो एक बात का जवाब तो मिल गया, क्योंकि टिन जो है वो काफी रेयर एक मेटल है, उसकी प्राप्ति बहुत महंगी है, बहुत दुर्लभ है, इसलिए यहाँ पर कांस्य धातुएं कम ही पाई गई ताम्र धातुओं की तुलना में। चूंकि पहली बार हड़प्पाई नगरों में, जिनमें से कालीबंगा था, वहां पर कांस्य को इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसको आप ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। चूंकि जब हड़प्पन फेज फिनिश हो गया, ट्रेड कॉमर्स नहीं बचा, अर्बनाइजेशन फिनिश हो गया। जब स्थानीय नेटिव्स जो ट्रेडर्स हैं, जब वो अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, टिन नहीं लेकर आएंगे, जब टिन लेकर नहीं आएंगे ब्रॉन्ज नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए 2250 या 2300 ईसा पूर्व तक आते आते जब ट्रेड कॉमर्स घटा, अर्बनाइजेशन फिनिश होने लगा, तो ब्रॉन्ज गायब हो गया। पहले ही वो बड़ा रेयर था, फिर पुनः वही चैल्कोलिथिक कल्चर के रूप में सामने आना पड़ा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। मेरी अपनी क्लासेस में तो आप बहुत हल्के लेवल की आप मुझसे उम्मीद करके नहीं चल सकते। मैं सर्वे बेस्ड, रिसर्च बेस्ड क्लासेस को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो यदि मैं इस सिविलाइजेशन की अवधि की, तो चलो एक बात आ गई, यदि हम टाइप की बात करें तो ये सभ्यता याद रखिएगा चैल्कोलिथिक भी है, जैसा कि मैंने कहा भी आपको, यानी कि ताम्र पाषाणिक भी है, और ये सभ्यता ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी है। अब जब हमने कहा कि चैल्कोलिथिक, तो चैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक में कालीबंगा के दो स्तर आ रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट, अर्ली हड़प्पन phase and another one is later हड़प्पन फेज, यानी कि हड़प्पा पूर्व काल और उत्तर हड़प्पाई काल,
ताम्रपाषाणिक है और ये पूरी तौर पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, याद रखना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है इस दौर की। लेकिन जिसको आपने ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा है, कई जगह पे, कई पुस्तकों में आप 2450 ईसा पूर्व से देखोगे, कई जगह पर आप 2500, मैंने पहले का प्लस माइनस चलता है, ईसा पूर्व से देखोगे, विच इज अर्बन, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल इकोनॉमी हो गई जो चैल्कोलिथिक है, लेकिन ये होगा अर्बन ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी, विच इज हड़प्पन, जो हड़प्पा की समकालीन एक दौर है। अभी पिछले सेशंस में जब मैंने आहड़ की बात करी तब मैंने आपसे एक बात करी थी कि यदि प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान की कौन कौन सी पुरातात्विक सभ्यताओं के व्यापार वाणिज्यिक संबंध ईरान की मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशंस के साथ रहा, तो आहड़ भी है, ताम्रपाषाणिक में आहड़, और हड़प्पन ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में कालीबंगा, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो जिस दौर का ट्रेड कॉमर्स रिलेशंस मेसोपोटामियन या हम कहें कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ था, वो ये वाला दौर, इसको आप कहते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन फेज, जो 2450 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे सामने आ रहा है। उम्मीद करता हूं जिस रूप में मैंने इस क्लास को आरंभ किया है थोड़ा सा आपके लिए अनयूजुअल सा होगा, लेकिन यदि आपने फोकस रहा तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आना है। ठीक है साहब, इस बात को पूरा हट जाता हूं मैं, चीज़ों को उतारिए, देखिए, समझिए। इसके बाद का जो दूसरी बात हम सामने लेके आ रहे हैं कि कालीबंगा की पहली बार पहचान, इसके पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस था इस माउंड का, इस टीले का, वो पहली बार किसने किया, पहली बार यहाँ पर शोध कार्य किसने किया, पहली बार इसको खोजा किसने, पहली बार इसका एक्सकावेशन किसने किया। अब उन बातों पर आप लोग गौर करिएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बतला दूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाना चाहिए, आप आराम से यहाँ तक की बात को पेन डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। इस कालीबंगा के पास में एक और सभ्यता आपको पाई जाती है, जो है सोथी सिविलाइजेशन। थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि सोथी सिविलाइजेशन पर डॉक्टर अमलानंद घोष, डॉक्टर ए घोष ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, डॉक्टर ए घोष ने। क्लियर है? सो सोथी बीकानेर में it was discovered by अमलानंद घोष, ए घोष। क्या मतलब हो रहा है इसका? अमलानंद घोष। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमलानंद घोष साहब का जो कंक्लूजन है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। अमलानंद घोष का निष्कर्ष ये है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सोथी निवासी हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सोथी निवासी। कैसे? असल में सोथी की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। यहां से जो वेयर्स या पोटरी प्राप्त हो रही है, जिसको आप कहते हैं मृदभांड प्रारूप, जो मृदभांड पाए जा रहे हैं वो ठीक कालीबंगा जैसे हैं, ठीक कालीबंगा जैसे हैं। ठीक है सब। लेकिन इनकी अवधि सोथी मृदभांडों की वो कालीबंगा से पुरानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्थल के निवासी एक हैं, लेकिन सोथी के जो निवासी हैं वो जो सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा पुरानी है कालीबंगा से, क्योंकि मृदभांडों के टाइप्स में समानता है, इक्वालिटी है। बट सोथी जो सेटलमेंट है, सोथी के जो वेयर्स हैं, जो मृदभांड हैं, वो ज़्यादा पुराने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित तौर पर कालीबंगा सभ्यता के निर्माता, निश्चित तौर पर, ये अमलानंद घोष साहब का अपना कंक्लूजन है।
और वो आगे बढ़कर कहते हैं सिर्फ कालीबंगा ही नहीं, इवन संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता। तो वो कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के निर्माता असल में सोथी निवासी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सोथी कालीबंगा प्रथम सभ्यता है। अब आप इस बात को भी आइडिया लगा लीजिए। तो उनके हिसाब से कालीबंगा प्रथम सभ्यता के रूप में जो सभ्यता जानी गई है, याद रखिएगा, कालीबंगा फर्स्ट, कालीबंगा प्रथम, वो है सोथी संस्कृति। लेकिन अब आपको एक बात और गौर करना है, यदि एग्जाम में कहीं आ गया कि KLB1 का मतलब क्या है, KLB1, तो KLB1 का मतलब ये मत निकालना कालीबंगा प्रथम ना। असल में कालीबंगा के अंदर 3 टीले पाए गए हैं। देयर आर 3 माउंट्स। कालीबंगा सभ्यता में 3 टीले पाए गए हैं, कालीबंगा 1, कालीबंगा 2 एंड कालीबंगा 3rd। कालीबंगा 1, 2 एंड 3rd। याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा जो आकार है वो है कालीबंगा 2 का, देन कालीबंगा 1 का, देन कालीबंगा 3rd का। सो कालीबंगा 1 जो है वो कालीबंगा सभ्यता का पश्चिमी वेस्टर्न माउंड है, पश्चिमी टीला है, जिसको आप सिटाडेल माउंड यानी कि आप दुर्ग टीला भी पुकारते हैं। तो पश्चिमी जो टीला है उसी को आप दुर्ग टीला कहते हैं, उसी को आप कालीबंगा फर्स्ट टीला कहते हैं। लेकिन कालीबंगा प्रथम सभ्यता किसको बोलेंगे? सोथी को, जो बीकानेर से अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया है। उम्मीद कर रहा हूं जिस उद्देश्य से मैं ये क्लासेस आपके सामने सेशंस रख रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जानता हूं यदि आप छोटे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्लासेस को झेलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बड़ा सर्वे रिसर्च बेस्ड ये क्लासेस हैं। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात ये कि कालीबंगा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को किसने पहचाना? याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व की पहचान, तो ये एक बड़े भाषाविद हैं और बीकानेर के इटली के निवासी हैं, जो बीकानेर में आए थे। डॉक्टर LP टेसिटोरी। कालीबंगा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व की पहचान की गई है डॉक्टर LP टेसिटोरी के द्वारा। असल में डॉक्टर LP टेसिटोरी ने पहली बार जब इस टीले को देखा तो वो यह तो नहीं पहचान पाए, बिल्कुल नहीं पहचान पाए कि ये कोई मतलब कोई पुरातात्विक सभ्यता है। क्लियर? लेकिन लिहाजा उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो आर्टिकल्स मुझे इस टीले के आसपास पाए जा रहे हैं। और डॉक्टर LP टेसिटोरी ने त्रुटिवश, हालांकि मैं उसे त्रुटि नहीं बोलूंगा बिकॉज वो ऑर्थोलॉजिस्ट नहीं थे, वो सिर्फ भाषाविद थे, वो कोई इतिहासकार नहीं थे। तो मेरे लिहाज से तो ये बहुत बड़ी बात थी डॉक्टर LP टेसिटोरी के द्वारा भी कि आपने इतना तो पहचाना। यदि भी मैं डॉक्टर LP टेसिटोरी का थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं तो आपको सुनना और समझना शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। डॉक्टर LP टेसिटोरी इटली के ऊदीने गांव के निवासी थे और ये भाषाविद थे, साहित्यविद थे। राजस्थान में चारण साहित्य पर पहली बार शोध कार्य करने वाले जो विद्वान हैं वो डॉक्टर LP टेसिटोरी हैं। और डॉक्टर LP टेसिटोरी ने
कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल द्वारा रचित जो उत्तरी मारवाड़ी भाषा की जो सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी वैली कृष्ण रुक्मणी पर शोध कार्य किया था। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी को थार का साधक भी कहा गया है। और आपने वैली कृष्ण रुक्मणी पर रचना पर शोध कार्य किया, और इस रचना के रचनाकार कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल जो बीकानेर महाराजा कल्याणमल राठौड़ के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, और जिन्हें अकबर ने गागरोन की जागीर देकर उन्हें अपना मनसबदार बनाया था। तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने जो कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल हैं उन्हें डिंगल साहित्य का हैरोस भी कहा है। एक बहुत महान ग्रीक पोएट हैं, यूनानी साहित्यकार हैं हैरोस, कई जगह पर हॉरेस भी मिलता है। इससे तुलना करिए, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी जब अपना सर्वे कर रहे थे इस शेखावाटी क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में चारण साहित्य पर, तब आपने पहली बार इस टीले को देखा और जो आपका विवेक कहता था आपने इसको कहा प्राक मौर्यकालीन महत्व का टीला। याद रखिएगा, प्राक मौर्यकालीन महत्व का टीला, ये बोला गया है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से इस बात को, किसे? कालीबंगा सभ्यता को। तो प्रश्न आ सकता है कि पहली बार कालीबंगा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व की पहचान किसके द्वारा की गई? तो आपका स्पष्ट यहां पर जवाब होगा डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। ये इंडोलॉजिस्ट थे और आपने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य किया वैली कृष्ण रुक्मणी पे का। लेकिन डॉक्टर एलपी टेसीटोरी यहाँ पे भूल कर गए इसको प्राक मौर्य सभ्यता का, यानी कि मौर्य काल से पहले का जो दौर था, इसको आप बुद्धिस्ट एरा कह सकते हैं, 6th सेंचुरी BC आप कह सकते हैं, ये वो दौर आपने इसको बतलाने का प्रयास किया। लेकिन इट वॉज ठीक है जो भी था, लेकिन मैं इसको इसके महत्व को कम करके नहीं आंक सकता हूँ, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग था। एलपी टेसीटोरी इतिहासकार या वो नहीं थे, तो जो भी आपने देखा क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ को थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ। आप एक बार पहले इसको दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपके सामने दूसरी स्लाइड को रखते हैं। इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। पहली बार कालीबंगा को ढूंढने का कार्य किसके द्वारा किया गया? उसके पुरातात्विक महत्व को तो पहचाना इसने, लेकिन पहली बार कालीबंगा टीले को ढूंढा गया कि साहब यहाँ पर कोई न कोई महत्व की बड़ी शानदार चीज है। और फिर डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने उसको बोला कि ढूंढा तो किसके द्वारा गया है? ऑरेल स्टाइन के द्वारा। और फिर डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने कहा कि नहीं साहब, ये प्राक मौर्यकालीन सभ्यता का कोई टीला है। प्रथम बार कालीबंगा को ढूंढा गया इन 1942 ऑरेल स्टाइन के द्वारा। याद रखिएगा, ऑरेल स्टाइन द्वारा इन 1942 एडी ईस्वी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? इस सभ्यता को किसने खोजा? पहली बार इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इस सभ्यता को खोजा गया है 1952 में ए घोष, यानी कि अमलानंद घोष, जिन्होंने सोथी संस्कृति को भी खोजा था। और सोथी को नाम दिया गया कालीबंगा प्रथम सभ्यता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहां से काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसको कालीबंगा नाम भी दिया गया। लेकिन प्रश्न होता है कि पहली बार यहां उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया है? उत्खनन का कार्य 1961 में पहली बार यहां पर खुदाई हुई ब्रिजबासीलाल बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर के द्वारा। इन 1961 याद रखिएगा
बीबी लाल एंड बी के थापर। बीबी लाल, याद रखिए इनका नाम है ब्रजवासी लाल। बालकृष्ण थापर, इनका नाम है बी के थापर। बालकृष्ण थापर, आपने आहट में देखा था ना कि खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई, उत्खनन वहां पर आरसी अग्रवाल और एच डी सांकलिया के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप जितना धैर्य पूर्वक इन क्लासेस को पढ़ोगे, पूरे सेशंस आप लोग देखोगे, राजस्थान हिस्ट्री का जितना भय है, जो डराता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका दूर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वायदा। और अब तक आपको लगभग मैं 20-21 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको अब तक इस बात की जानकारी भी अब तक मिल गई होगी। समझ गए होंगे कि आप क्या लेवल स्टैंडर्ड हम यहाँ पर डेप्थ रखकर चल रहे हैं। बहरहाल स्क्रीन आउट होता हूँ अपनी आदत के अनुसार। देखिए, इस पूरी बात को समझ लीजिए और फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़कर चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस सभ्यता की अवधि की बात करें, तो मैंने पहले ही कहा कि इस सभ्यता में आपको 3 स्तर प्राप्त हो रहे हैं। मोटे तौर पर आप ले सकते हैं कि 2800-2750 के आसपास से लेकर 1750 लगभग ये। लेकिन जो लेटर हड़प्पन जो फेज है, वो बाद में फिर कई जगहों पर बिखरता सा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में वो जोरवे संस्कृति के रूप में जाना जाएगा, मालवा के अंदर वो एरन संस्कृति, कायथा संस्कृति के रूप में जाना जाएगा, और राजस्थान में बनास संस्कृति के रूप में जाना जाएगा। तो जो शुद्ध, जिसको आप कह सकते हैं कालीबंगा का दौर, वो असल में कितना निकलेगा, वो हमें देखना है। ठीक है साहब, तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। ये तो आपने पहला तो फेज देख ही लिया, इस दूसरे फेज को आराम से देख लीजिए। और यदि आपको उतारने की स्थिति में रहें, तो आप इस सारे मैटर को उतार कर भी आप लोग ठीक से कर लीजिए। हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। मोटे तौर पर यदि इस सभ्यता की, चूंकि मैं फेज की बात कर लूं आपके सामने, अवधि एवं स्तर, अवधि एवं स्तर, ठीक है। तो पहला, क्योंकि इसमें कुल 3 स्तर पाए जा रहे हैं आपको कालीबंगा के अंदर, तो कई बार जब ये प्रश्न आता है कि वो हड़प्पाई स्थल कौन से हैं जहां से आपको कृषक स्तर भी प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा तो बेसिकली नगरीय दौर है, व्यापार वाणिज्य अर्थव्यवस्था प्रधान दौर है, तो फिर आपका जवाब आता है कालीबंगा। अवधि और स्तर, चूंकि यहां से कुल 3 स्तर प्राप्त हो रहे हैं। एक स्तर है आपका पूर्व हड़प्पाई स्तर, ठीक है साहब। एक स्तर है आपका हड़प्पाई समकालीन स्तर, ठीक है जी। और तीसरा जो स्तर है वो है उत्तर हड़प्पाई स्तर, उत्तर हड़प्पाई स्तर, अर्थात लेटर हड़प्पन साइट्स। ये वाला जो दौर है जिसको आपने कहा है पूर्व हड़प्पाई स्तर, ये मोटे तौर पर चलता है आपके 2700 ईसा पूर्व से लेकर आप चले जाइए 2450 ईसा पूर्व तक। इतना आप लोग निकाल सकते हैं। जो हड़प्पाई स्तर है ये है 2450 से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक, मोटे तौर पर। और जो लेटर हड़प्पन है इसको भी आप ले सकते हैं 2250 से फिर और बाद के दौर तक। क्योंकि मैं शुरुआत में आपको ये बात बता चुका हूं, अब दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्व हड़प्पाई और जो उत्तर हड़प्पाई है, ये दोनों स्तर, पहली बात तो रूरल एग्रीकल्चरल
बेस्ड इकोनॉमी है, याद रखिएगा। रूरल एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, और इसीलिए इसको जिस नाम से पुकारा गया है वो है चैल्कोलिथिक। जब ये वाला भी सेम है, चैल्कोलिथिक, अर्थात अब तक तो आपको मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से रटने में आ गया होगा। ताम्रपाषाणिक, ग्रामीण, कृषक स्तर, ठीक है सर। लेकिन यदि मैं आपके सामने बात करूं हड़प्पाई स्तर की, ये वाला जो दौर है ये है आपका अर्बन यानी कि नगरीय, ब्रॉन्ज कांस्य युगीन सभ्यता वाला, और जिसकी इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है तो याद रखिएगा ट्रेड एंड कॉमर्स पर। ट्रेड और कॉमर्स से जो मतलब है आपका वो क्या है, व्यापार वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था है इसको। तो जो टाउन सेटलमेंट है, बड़े बड़ी छोटी छोटी सड़कें हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस हैं, दो दो मंजिला मकान हैं, और भी जो कई प्रकार के स्ट्रीट्स वगैरह, उनका संबंध जिसके बारे में जनरली लोग पढ़ाते हैं, जिस बारे में बात करते हैं, वो है सेकंड फेज यानी कि अर्बन ब्रॉन्ज, जो ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी बेस्ड फेज हमारे सामने आता है। आपने सुना होगा कि कालीबंगा दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जहां से, या दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है जहां से विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत या हल्की लकीरें, प्लॉग लाइंस आपको प्राप्त हुई है। वो पहला स्तर है जहां से आपको, जिसको आपने कहा पूर्व हड़प्पा स्तर, जहां से आपको जुते हुए खेत या हल्की लकीरें प्राप्त हुई हैं, जिसको आप ग्रिड पैटर्न एग्रीकल्चर या जाल पद्धति खेती भी कहते हैं। क्लियर है? ये वाला जो दौर, जो तीसरा दौर है, ये तो एक तरह का डेक्लाइन फेज है, पतनोन्मुख अवस्था है। द फर्स्ट प्री हड़प्पन जो साइट है, विच इज स्टार्टर, कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है, वो एक जमीन बैकग्राउंड तैयार कर रहा है अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन को तैयार करने के लिए। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगा, याद रखना, वो करूंगा पूर्व हड़प्पा स्तर की, फिर हड़प्पा स्तर की, फिर उत्तर हड़प्पा स्तर की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप अपनी कैसेट को, अपने मस्तिष्क को एम्प्टी करके बैठिएगा इस क्लास को जब आप देख रहे हैं। बाकी लोग यदि आप पढ़ोगे तो भूकंप के साक्ष्य मिले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो एक सेट पैटर्न पर काम करते हैं, लेकिन उसमें चीजें आधी अधूरी सी रह जाती हैं। कुछ प्रश्न हमेशा के लिए अनुत्तरित रहते हैं, आपको वो जवाब नहीं मिल पाएंगे जिसकी आप, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करोगे भाई, वहां तो लिखना पड़ेगा ना, फिर आपका कैसे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे? यदि आप इसी प्रकार से वही जो एक सेट पैटर्न, यदि आप उसी रूप में पढ़ते हैं कि वही टीचिंग का पैटर्न कांस्टेबल की परीक्षा में भी है और वही टीचिंग का पैटर्न आपने आरएस में भी उठा लिया, जनरली तो वही टीचर्स काम में आ रहे हैं, तब आपके अपने लिए दिक्कत हो जाएगी, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एक मैं डिस्प्यूट की बात कर दूं आपके लिए, वो भी जरूरी है, हालांकि मैं बतला चुका हूं इसी सेशन के आरंभ होते हुए, लेकिन अभी मैं आपके सामने और क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि इस सभ्यता की प्रसिद्धि किस रूप में है। अब इन तीनों स्तरों को तो मैं विस्तार से एक एक करके आपके सामने लूंगा, लेकिन यदि मैं आपके सामने प्रसिद्धि की बात करूं, कालीबंगा सभ्यता को किस किस नाम से जाना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रसिद्धि है, पहली बात तो आती है हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी, याद रखना, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी बोला गया, थर्ड कैपिटल ऑफ
हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर है। थर्ड कैपिटल, प्रथम दो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, और इसको साथ साथ हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। साथ साथ आपने इसको हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती, विच मीन्स पुअर टाउन। एंड अब ये बड़ा कॉन्ट्राडक्टरी या विरोधाभास पूर्ण तथ्य हो गया कि एक तरफ तो जी आप इसको राजधानी बोल रहे हो और एक तरफ आप इसको दीनहीन बस्ती बोल रहे हो। एक मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या थी। देखो, पहली बात तो यदि मैं आपके सामने रखूं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार समझना, फिर उससे आप कालीबंगा को बेहतर समझ पाओगे। हड़प्पा सभ्यता का जो यदि मैं उत्तरी छोर पकड़ूं तो वो कश्मीर में आता है मांद्रा, दक्षिण में महाराष्ट्र के आसपास आता है देमाबाद, पूर्व में मेरठ में आता है आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, और इधर की तरफ आता है, याद रखना, बलूचिस्तान वाला एरिया। वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जगह पड़ती है सुत्का गैंडोर। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा इस सभ्यता का एक्सटेंशन, विस्तार कितना है। ये सभ्यता लंबाई की तुलना में चौड़ाई में ज्यादा विस्तृत है। अब यहां पर जो एक प्रसिद्ध नदी है वो आपके आती है इंडस, और इंडस की सहायक नदी है वो है रावी। तो ये रिवर हो गया आपका इंडस एंड दिस वन इज रावी। क्लियर है। और थोड़ा देखिएगा, इंडस के मुहाने पर खोजा गया था 1922 में जगह मोहनजोदड़ो। 1922 राखालदास नदी के द्वारा, और रावी नदी के तट पर 1921 में खोजा गया हड़प्पा बाय दयाराम साहनी। और गुजरात के ऊपर ये हनुमानगढ़ का आप एरिया ले लीजिएगा, यहां पर है साहब आपका कालीबंगा। आप किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। तो एक प्रकार का आप देख लीजिएगा ट्रायंगल आपको यहां पर बनता नजर आएगा। ये हो गया आपका हड़प्पा, ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। नोटिस कर लीजिए, एक प्रकार का ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कई पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का एक नाम इसीलिए इंडस, सरस्वती वैली, सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी किया है। आप इस बात को समझ सकते हैं, सिर्फ यही वजह है क्योंकि स्टुअर्ट पिगट ने तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बोला था। हालांकि दोनों में काफी डिस्टेंस है, लगभग 350 किलोमीटर के लगभग की। बाद में जब कालीबंगा खोजा गया, यहाँ का जब टाउन प्लानिंग देखा गया, यहाँ का जब नगर नियोजन और बस्तियां देखी गई, उनको विन्यास देखा गया, तब उसको फिर तृतीय राजधानी के नाम से पुकारा गया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है साहब, आई थिंक इस मैप को आप ठीक से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न फिर ये उठता है कि जब आपने कालीबंगा को तृतीय राजधानी बोल दिया है ना, तो फिर दीनहीन बस्ती क्यों बोला भाई? तृतीय राजधानी बोलने के पीछे की जो वजह है वो है आपके फैक्टर्स में, एक तो आपका टाउन प्लानिंग, यहाँ का
ट्रेड एंड कॉमर्स, जो गतिविधियां यहां पर हो रही थी आप वो कहेंगे। लेकिन दीनहीन बस्ती क्यों बोला गया? दीनहीन बस्ती कहने के पीछे की वजह क्या है? जब हम राजधानी की बात करते हैं, किसी भी सभ्यता की, किसी भी नगर की, आज की बात करेंगे हम कैपिटल की, तो राजधानी के अंदर किसी की भी राजधानी के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग में देयर आर टू फैक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मेजर रोल प्ले करते हैं उसका कैपिटल होने में। वन इज आपके हाउस प्लानिंग किस तरह की है, और दूसरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का है, राइट? एक तो हो गया आपका हाउस प्लानिंग और एक हो गया आपका वाटर ड्रेनेज सिस्टम। चूंकि राजधानी तो थी बहुत मजबूत, यहाँ का सब कुछ मतलब एक नगर के जो नॉर्म्स होते हैं वो था, लेकिन हाउस प्लानिंग में जो भवन बने हुए थे उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा था। पिछले सेशन से लेकर अब तक मैं लगातार इस बात पर जोर देता रहा हूं, क्योंकि भवनों के निर्माण में अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा था। हनुमानगढ़ के आसपास, आज भी कालीबंगा के आसपास हमें कहीं कोई भट्टा, ईंट का भट्टा नहीं मिल रहा है। तो अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है मकान बनाने में, तो मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, जो सबसे एक निगेटिव पॉइंट है राजधानी होने में। एंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट एज मच एज एडवांस्ड लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। बड़ा एक न्यूनतम अनुपात, एक लो रेशो है अंडरग्राउंड वाटरप्रूफ वाटर ड्रेनेज सिस्टम का। यहाँ जल निकास तंत्र बेहद कमजोर पाया गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना में। अंडरग्राउंड बहुत कम है, ढकी हुई नालियां बहुत कम, इसको आप अंडरग्राउंड कहते हैं, और उनमें भी पकाई हुई ईंटों का प्रयोग ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है। इन दो कारणों से, इन दो कारकों से, वन इज कि भवन निर्माण में कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और वाटर ड्रेनेज सिस्टम अपेक्षाकृत कमजोर है। इसीलिए कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कहने के साथ साथ दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले जो सेशंस होंगे वो कालीबंगा थोड़ा सा लंबा चलेगा, 2-3 सेशंस मुझे और चाहिए होंगे, क्योंकि 3 स्तर हैं और तीनों स्तर में से पहले जो 2 स्तर हैं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा का समकालीन, इनको तो मैं काफ़ी विस्तार से आपके सामने लूंगा। जनरली लोग इस तरह से क्लासिफाइड करके कालीबंगा को नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं लूंगा। एक आदत है ना, एक कमिटमेंट है आपसे खुद से कि सर्वस्व झोंक देंगे, परिणाम चाहे जो भी रहे, और अच्छी मेहनत का परिणाम आज नहीं तो कल। जो लोग जो भी गंभीर शिक्षार्थी हैं या जो एक सीरियस नोट पर टीचिंग को चाहते हैं, ठीक है, वो देर से जुड़ेंगे, लेकिन सही मुझे उम्मीद है वो कभी ना कभी एडमायर करेंगे, कभी ना कभी लाइक करेंगे कि हाँ उनका सर्च आज पूरा हुआ जब भी वो इन क्लासेस को देखेंगे। तो उन 2 चरणों को तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर करूँगा, काफ़ी विस्तार से लूँगा। तो आज के सेशन में कालीबंगा का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने रखा था। मुझे बताइएगा कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे जितना भी आप लोगों को जोड़ सकते हैं वो जोड़िएगा। पसंद नहीं आता है तो चाहे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी रहे, कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो भी रहे, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।